तो ठीक है, लास्ट एक हमारा क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी रिसेंट में एक आर्टिकल भी पढ़ा था और कई जगह आता रहता है, हालांकि हमारी चर्चा से अब उसमें कोई संशय रह नहीं गया, बट एक पृथ्वीराज सिंड्रोम करके एक टर्म बहुत यूज करी जाती है आजकल अगेन मार्केट में, या एक हमारा जो एकेडमिक डायस्पोरा बन गया है। तो एक इसका एक कंक्लूसिव आंसर, जिसे मैं बाद में एक रील की तरह यूज कर सकूं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसे हम कह सके कि ये पृथ्वीराज सिंड्रोम के आसपास जो बातें और जो मनगढ़ंत चीजें रची गई हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आप इसके लिए एक छोटे से में क्या जवाब देंगे कि क्या है पृथ्वीराज सिंड्रोम, क्यों है? पृथ्वीराज सिंड्रोम जितना मैंने समझा है उसका अर्थ यह है कि आप अपने दुश्मन को समझते नहीं और उस अनुसार तैयारी नहीं करते। अगर उसे हरा भी दें तो आप उसे छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है पृथ्वीराज की राजनीति में कैसे बदलाव हुए हैं, तो उस हिसाब से दुश्मन की समझ नहीं थी, ये कहना तो मूर्खता होगी। और पकड़कर छोड़े जाने की जहाँ तक बात है, अगर हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हुआ है, जो कि मध्यकाल के मानकों के अनुरूप है। ऐसा केवल पृथ्वीराज ने नहीं किया, पूरा इतिहास उससे भरा पड़ा है। बाकी जहाँ तक उनके कोई भोलेपन की बात है, तो उन्होंने जब अपना पहला युद्ध लड़ा था तो दुश्मन को ये संदेश देने के लिए कि आगे से कोई राजा और राज्य को विद्रोह में या लॉ एंड ऑर्डर के डिसअरे में ना झोंके, दुश्मन के कटे हुए सरों की मुंडमाला अजमेर के दुर्ग पर लटकाई द्वार पर, टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि मैं अब राजा हूं और ये राज्य सुचारू रूप से चलेगा, किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। दुश्मन के पक्ष के राज परिवार की स्त्रियों को उन्होंने कुछ समय तक अरेस्ट करके रखा, ताकि जो लोग ये सब कर रहे थे वो दोबारा से ऐसा ना करें, टू बेसिकली प्रिवेंट देम। रात के समय आबू के राज्य पर अटैक किया। ये सब चीजें देखने के बाद अगर कोई कहे कि पृथ्वीराज चौहान भोले थे, तो मैं कहूँगा कहने वाले लोग भोले हैं। जहां उन्हें गेस है, बिल्कुल, जहां उन्हें जरूरत थी कठोर होने की, और जो सो कॉल्ड हमारे पुराने प्रिंसिपल्स हैं कि रात में नहीं लड़ना या कमर से नीचे वार नहीं करना, उन सब की पालना उन्होंने नहीं की। और जो कि हम चाहेंगे भी यही कि यह युग ही नहीं था कि उन चीज़ों की पालना की जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी कई स्थानों पर जैसे हम कहते हैं कि जब इस्लामी सेनाएं हार कर भागी हैं, तो पीठ पर हुए घावों से सैनिक मरे हैं। यानी आवश्यकता पड़े तो हमने भागती सेनाओं को पीठ पर घाव से भी मारा है। ये नहीं कि चलो अब वो लोग भाग रहे हैं तो अब ना मारा जाए, नहीं। जिस सेना को हरा दिया गया है, मृत सैनिक है, उनके पास कोई मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं अगर, तो आप ये सोचकर छोड़ दें कि नहीं ये उसकी अमानत है, मैं नहीं लूँगा, अगेन द सेम थिंग। उस काल के प्रिंसिपल्स ये नहीं थे। तो उन मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ देना तब के हिसाब से भी आप कहेंगे कि मूर्खता होगी। The Chauhan armies would happily collect those valuables from the dead Turk soldiers. तो ऐसे मानक नहीं थे कि हम बिल्कुल भोले और सिद्धांतवादी होकर, जैसा महाभारत में पुरखों ने बताया है वैसे ही लड़ेंगे। समय के साथ सिद्धांतों में बदलाव हुआ है। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली ना, कि हम अपने पूर्वजों का जो हमारा, अगर उस तरीके से हैं तो हम अपना पितृ ऋण तो बिल्कुल नहीं चुका पा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको रोमांटिसाइज करके। बिल्कुल, मतलब जो समय है उस अनुरूप, अगर अच्छी बात है कि वो लोग ढले, अगर नहीं ढलते तो स्थिति और विकट होती।